स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ अ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे देखो, शुरुआत किया हुआ है कि जब फोर्स एक्ट करता है किसी स्टेशनरी रिजिड बॉडी पे, ये स्टेशनरी है, रिजिड बॉडी है, लेकिन फ्री है मूव करने के लिए। तो अगर कोई फोर्स इसको बिल्कुल डायरेक्ट एकदम सीधा लेके जा रहा है तो इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं? लीनियर या फिर ट्रांजिशनल मोशन कहते हैं। फिर इसके बाद बात कर रहा है कि अगर कोई बॉडी किसी एक पोजीशन पे फिक्स है, जैसे ये बॉडी है किसी एक पोजीशन पे यहाँ पे पाइवटेड है या फिक्स है और ये चारों तरफ घूम रही है, तो ये मोशन कैसा कहलाएगा? रोटेशनल मोशन कहलाएगा। अब यहाँ पे इसके नीचे दिया हुआ है मोमेंट ऑफ फोर्स, या फिर टर्निंग इफेक्ट कहते हैं इसको, या फिर टॉर्क कहते हैं। अब ये कैसे नापा जाता है? तो देखो यहाँ पे ये बॉडी इरेगुलर शेप की है और ये पाइवटेड है पॉइंट ओ पे, पाइवटेड है पॉइंट ओ पे, और फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो एकदम सीधा जा रहा है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे और ये फोर्स जितना लग रहा है फोर्स लेंगे, इन दोनों का अमाउंट माइनस करेंगे तो टर्निंग इफेक्ट मेरा निकल के आएगा। ठीक है, यानी कि ये डिपेंड ही करता है, ये जो टर्निंग इफेक्ट है ना, डिपेंड करता है पहली बात तो फोर्स पे और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कि कितनी दूरी से फोर्स लग रहा है ना। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से कितना दूर है हमारा एक्सिस, इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से एक्सिस कितना दूर पे है, यहाँ पे दिया भी है। और ये इंपॉर्टेंट है आपको याद करने के लिए। क्या है दिया हुआ है कि फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं टर्निंग ऑफ बॉडी को, इसमें सबसे पहली चीज़ है कितना फोर्स आपने लगाया और कितने डिस्टेंस पे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से कितने डिस्टेंस पे एक्सिस है। तो अब इन दोनों फॉर्मूले से हमें एक बात पता चलती है, इन दोनों डिपेंडेंसी से ये बात पता चलती है कि मोमेंट ऑफ फोर्स कुछ नहीं है बल्कि प्रोडक्ट है फोर्स का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट ओ, यहाँ पे इसका दिखा रहा है, यानी कि F इंटू ओ पी, F इंटू ओ पी। मोमेंट ऑफ फोर्स टर्निंग इफेक्ट कितना आएगा? F इंटू ओ पी आएगा। अब यहाँ पे दो तरह का आपका रोटेशनल मोशन है। कैसा कैसा? एक तो क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो मोमेंट ऑफ फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कहलाएगा, और अगर क्लॉकवाइज है तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज कहलाएगा। ठीक है, अब जो एंटी क्लॉकवाइज आता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और जो क्लॉकवाइज आता है मोमेंट ऑफ फोर्स उसको हम निगेटिव लेते हैं, निगेटिव साइन के साथ। यहाँ पे दिया है। अब इसमें देखो डिस्टेंस मैटर करता है, इसीलिए मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है डिस्टेंस मैटर करता है ना, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकाला है इसने? तो यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए पहले तो यूनिट ऑफ फोर्स चाहिए, क्योंकि फोर्स और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स के लिए न्यूटन होता है ना। और यूनिट ऑफ डिस्टेंस किस में लेते हैं? मीटर में, तो इसका क्या आ गया यूनिट? न्यूटन मीटर आ गया। फिर उसके बाद कुछ छोटे यहाँ पे दिए हुए हैं आपको, बस कन्वर्ट कर दिया है न्यूटन मीटर को 10⁻⁷ सेंटीमीटर में, और यहाँ पे फिर न्यूटन को कन्वर्ट किया है किलोग्राम फोर्स में, और मीटर के साथ तो 9.8 न्यूटन मीटर, और फिर ग्राम फोर्स को सेंटीमीटर के साथ किया है तो 989 सेंटीमीटर। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ टर्निंग इफेक्ट के। अब यहाँ देखो हैंडल है, हैंडल पे हम फोर्स लगाते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बिल्कुल सीधा ऐसे जा रहा होता है, और ये हिंज है हमारा, और यहाँ से इसकी दूरी रहती है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा रहता है, इसीलिए कॉर्नर पे देते हैं ना, जितना ज़्यादा रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतनी आसानी से टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा मिलेगी हमको, और हम दरवाज़ा ओपन कर लेंगे। अब जैसे कहीं पे चक्की वगैरह होती है तो इसी तरीके की गोल चक्की होती है, यहाँ पे ऐसे हैंडल लगा होता है और हैंडल ऐसे ऐसे गोल घुमाते हैं, तो पाइवटेड रहता है मिडिल से, और हैंडल देते हैं दूरी पे, ताकि क्या हो सके? मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो कम फोर्स लगा के भी हम उसके अंदर रोटेशनल मोशन ला सकते हैं, टर्निंग इफेक्ट ला सकते हैं। उसी तरीके स्टीयरिंग ऑफ व्हील है, तो इसमें भी देखो हम क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगा के इसको रोटेट करवाते हैं। ये एक तरफ एक जगह पे क्या रहता है? बिल्कुल फिक्स रहता है, ये पाइवटेड रहता है एक जगह से। अब यहाँ पे बात करें तो देखो यहाँ पे जैसे हमारा पैडल है, ये एक्सल है, ठीक, और यहाँ से ही पैडल हमारा ज्वाइंट रहता है। ये क्या है? यही है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये फोर्स किसके ऊपर लगाते हैं? यही, इसी के ऊपर हम पैर रखते हैं, तो इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये देखो रोटेट करता है ना। तो कम फोर्स लगा के भी रोटेट करवा पाते हैं हम। क्यों करवा पाते हैं? क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से जो है
ज़्यादा है। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा रखेंगे उतने कम फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट पा सकते हैं। क्योंकि जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पे, और मोमेंट ऑफ फोर्स या टर्निंग इफेक्ट डायरेक्टली डिपेंड करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से। फिर उसके बाद यहाँ पे भी बता रहा है कि अगर ये आदमी भारी है और करीब बैठा हुआ है तो इस लड़की को चाहिए कि ये ज़्यादा दूरी पे बैठ जाए, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो जितना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करने के लिए इसका देखो फोर्स ज़्यादा है, डिस्टेंस कम है। फोर्स ज़्यादा यानी कि इसका वज़न ज़्यादा है, तो इसीलिए लड़की को अगर बैलेंस होना है तो क्या करना पड़ेगा, लड़की का ऑटोमेटिकली पहले से ही फोर्स कम है, हल्की है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सीसॉ बैलेंस्ड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और दिया हुआ है, स्पैनर जो होता है नट खोलने के लिए उसको ही भी हैंडल लेंथ दी होती है ताकि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हम कम फोर्स लगाएं, और कम फोर्स का जब मल्टीप्लाई होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगा तो टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा आएगा इसके अंदर। अब इस हर एक क्वेश्चन में हमको ये पता चला कि टर्निंग इफेक्ट जो है ना पेयर ऑफ फोर्सेस हो रहा है, दो फोर्सेस एक्चुअली में लग रहे हैं, एक एक्शन लग रहा है जो हम लगा रहे हैं और एक जो रिएक्शन है जो दूसरी तरफ लग रहा है ना। तो दो इक्वल और अपोजिट पैरेलल फोर्स हैं जो कि सेम लाइन पे एक्ट नहीं करते हैं, वही फॉर्म करते हैं हमारे कपल फोर्स। कपल हमेशा यूज़ किया जाता है किसके लिए, रोटेशन के लिए, कपल फोर्स को, है ना। अब यहाँ पे भी देखो कपल फोर्स ही तो है, एक फोर्स हम लगा रहे हैं, एक फोर्स इधर से इसको लग रहा है ना। तो इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पे एक नट बोल्ट खोलने की कोशिश कर रहा है तो इसको देखो दोनों तरफ से हम फोर्स लगाते हैं, है ना। एक तरफ से लगाते हैं तो उसका एक्शन, उसका रिएक्शन होता है दूसरी तरफ, तो एक तरफ इधर लगाते हैं एक तरफ इधर, तो ये क्या करेगा, पूरा गोल रोटेट करेगा राउंड में। इसी तरह से नल के लिए भी है, नल की टोटी भी आप खोलते हो तो देखो दो उंगलियां लगा के दोनों तरफ से देखो ऐसे खोलते हो आप, है ना, ऐसे खोलते हो, कपल ऑफ फोर्स से खोलते हो। ये इधर इसको ढकेलता है और ये वाली उंगली इसको इधर ढकेलती है। उसी तरह से आप जब बॉटल ओपन करते हो तो अंगूठा एक तरफ होता है, बाकी उंगलियां एक तरफ होती हैं। ऐसे ही चाबी है तो चाबी के लिए भी आप यही चीज़ करते हो, है ना, कपल ऑफ फोर्स लगाते हो, है ना। इस तरीके से चाबी रहते हो और इस तरीके से आप उसको रोटेट करवाते हो। दो फोर्सेस लगते हैं। यहाँ पे स्टीयरिंग के लिए भी देखो दोनों हाथों से ये क्या कर रहा है, कपल ऑफ फोर्स लगा रहा है ना। इधर से भी क्लॉकवाइज और इधर से भी क्लॉकवाइज लगा रहा है, तो फिर ये गोल घूमेगा, रोटेट होगा। अब यहाँ पे बात कर रहा है कपल एक्शन के लिए। अब यहाँ पे कपल एक्शन के लिए देखो दोनों तरफ सेम डिस्टेंस लिया हुआ है और दोनों तरफ सेम फोर्स लगाया हुआ है कपल एक्शन के लिए। तो कपल एक्शन में ऐसे में इस पॉइंट पे इस तरफ से क्या आएगा, F इंटू AO आएगा, यही मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा D पे। इस तरफ से फोर्स इंटू डिस्टेंस AO और इधर से फोर्स इंटू डिस्टेंस BO, दोनों का सम करेंगे तो हमको पता चलेगा टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना, या टोटल मोमेंट ऑफ कपल बोथ फोर्सेस का। तो यहाँ पे OA और OB इसमें से क्या ले लेंगे, F कॉमन ले लेंगे तो बचेगा OA प्लस OB, यानी कि F इंटू AB यानी F इंटू D। और ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें डायग्राम में जो दिया हुआ है। तो यानी कि कोई भी फोर्स अगर दोनों इक्वल है तो कोई एक फोर्स ले लो और पूरा डिस्टेंस ले लो उन दो फोर्सेस के बीच में, अगर वो कपल एक्शन है तो ही। अगर कपल एक्शन है तो पूरा डिस्टेंस ले लो और दोनों फोर्स इक्वल है तो कोई भी एक फोर्स ले लो, मल्टीप्लाई कर दो तो कपल एक्शन में टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स तुमको मिल जाएगा। यहाँ दिया भी है कि मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस। दोनों फोर्स के बीच में जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके और ये फोर्स, इन दोनों का बस जो है प्रोडक्ट है। इसके बाद बात करता है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। इक्विलिब्रियम में क्या है, पहले इसको समझते हैं कि जब कई सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं एक बॉडी पे, है ना, और प्रोड्यूस होता है, कोई चेंज नहीं होता उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट में या फिर मोशन में, तो कहा जाता है कि ऐसा बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम दो तरह के हैं, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो है जब कोई बॉडी रेस्ट के अंदर है और ऑल्दो उसके ऊपर मल्टीपल फोर्सेस लगे हैं फिर भी वो एक रेस्ट पोजीशन में, तो उसको बोलते हैं कि वो बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। जैसे कोई किताब रखी हुई हो किसी टेबल के ऊपर,
तो वो ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगाती है और नीचे से वर्टिकली अपवर्ड फोर्स भी लगता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। और जो बुक है वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है, ना नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, एक जगह पे है, तो दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। सारे फोर्सेस कैंसिल होके क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो हो जा रहे हैं और इसका पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहे। तो ऐसे ही बीम बैलेंस में भी क्या करता है, जब तराजू में एक तरफ तुम्हारी कोई चीज़ सब्जी वगैरह तौलता है और एक तरफ बटखरा रखता है, तो वो क्या करता है, उसको इक्विलिब्रियम में लेके आता है। यानी ना वो क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है तराजू बीम बैलेंस, ना एंटी क्लॉकवाइज, ना इधर का पल्ला झुकता है ना उधर का पल्ला झुकता है। तो इसका मतलब वो किस में लेके आता है, उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब बॉडी मोशन में हो और ऑल्दो उसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हो लेकिन फिर भी उसका मोशन चेंज ना हो रहा हो, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आए। पहला एग्जांपल में दिया है बारिश की बूंदें। एक बारिश की बूंद जो होती है ना, एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं आती, कांस्टेंट मोशन में आती है। तो क्यों आती है, क्योंकि उसके जो बॉडी बारिश की जो बूंद फॉल कर रही है उसका जो वेट है उसको बैलेंस किया जाता है बायोंट फोर्स और फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन के द्वारा, है ना। एयर के अंदर जो फ्रिक्शन रहता है और जो बायोंट फोर्स वो प्रोवाइड करता है, उसकी वजह से उसका जो वेट होता है वो वेट बैलेंस रहता है, इसकी वजह से बैलेंस करता है बार बार उसके वेट को, इसीलिए कंटिन्यूअसली कांस्टेंट मोशन के साथ आती है, एक्सेलरेटेड मोशन के साथ नहीं। वरना फ्री फॉल में अगर आती एक्सेलरेटेड मोशन में तो बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड के साथ बारिश होती। एटम की बात करें तो गोल गोल घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन, तो उसको गोल गोल घुमाते रहने के लिए कौन है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ताकि वो सर्कुलर मोशन में लगातार रहे, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, बार बार उसका डायरेक्शन चेंज करवाता रहता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या रहता है एक एटम में, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। अच्छा, अब यहाँ से दो बातें समझ में आई। क्या समझ में आया कि जो रिजल्टेंट है सारे फोर्सेस का जो किसी बॉडी पे पड़े वो जीरो होना चाहिए, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। और दूसरा, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन शुड बी जीरो। इसका मतलब समझो, देखो दिया हुआ है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों का सम कितना आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए एक फिक्स पॉइंट पे, ताकि वो दोनों ही क्या हो जाए, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों जीरो हो जाए, है ना, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज, तभी वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में कह रहा है कि जब कोई बहुत सारे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करते हैं किसी बॉडी के ऊपर और वो रोटेट करवाता है उसको किसी एक्सिस पे, तो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस जो ऑब्टेन होते हैं जोड़ने से हर एक फोर्स को एल्जेब्रिकली, तो उसका जो सम होता है फाइंड करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लिया जाता है और क्लॉकवाइज मोमेंट को निगेटिव लिया जाता है। और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मोमेंट के एल्जेब्रिक सम मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी एट एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे बिल्कुल जीरो होना चाहिए। यानी कि अगर ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स और यहाँ पे लगने वाला फोर्स, है ना, टोटल कितना होना चाहिए, यहाँ इस लाइन से इधर यहाँ पे और इस लाइन से इधर जीरो होना चाहिए। यानी कि जितना आपका क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स होना चाहिए उतना ही एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स होना चाहिए। और यही बात आपको समझा रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इन इक्विलिब्रियम सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। कि अगर किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहना है तो सारा का सारा क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है इक्वल होना चाहिए। और इसी प्रिंसिपल पे हम लोग एक जो है बीम बैलेंस को हम लोग बिल्कुल बैलेंस करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इसका लेंथ कम है और वेट है, तो इसका लेंथ कम है और वेट ज़्यादा है, तो दूसरे वाले को हम लोगों को लेंथ ज़्यादा रख के वेट कम रखना है, अगर वेट कम है तो, ताकि क्या हो सके, ताकि इधर का वेट इधर का दोनों ये स्केल बिल्कुल बैलेंस में रह सके। जैसे हमने सीसॉ वाले कंडीशन में देखा था, है ना, इसका डिस्टेंस कम है और वेट ज़्यादा है, तो इसके पास अगर वेट कम है तो ऑटोमेटिकली आप डिस्टेंस बढ़ा दो, ताकि इसका प्रोडक्ट जो कमी यहाँ लेंथ में है वो फोर्स में बढ़ी हुई है, तो यहाँ पे जो फोर्स में कमी है वो लेंथ में बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इधर का प्रोडक्ट दोनों इक्वल आएगा, तो ये जो है तुम्हारा बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला भी मिल गया कि क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, W1 इंटू L1, यानी वेट 1 और लेंथ 1 इज इक्वल टू सेकेंड वेट इंटू सेकेंड लेंथ। और ये वेरीफाई करता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, यहाँ पे इसी को दिया हुआ है।
फिर इसके बाद आता है यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में यहाँ पे दे रहा है कि हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ा है कि ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, इसलिए अर्थ क्या करता है, हर पार्टिकल को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, और जिस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट करता है उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है पार्टिकल के ऊपर लगती है ना, या फिर पार्टिकल के वेट पे लगती है। तो बहुत सारे जो है कि बॉडी कैन बी कंसिडर्ड, एक बॉडी को कंसिडर किया जा सकता है कि वो कैसी है, बहुत सारे पार्टिकल की बनी होती है, और ये सच्चाई है। हर पार्टिकल का अगर वेट W है और जैसे कि साइज बॉडी का जो है छोटा है कंपैरिजन में साइज ऑफ अर्थ के, तो जो ग्रेविटी होगी वो इन सारे पार्टिकल्स पे आएगी और पैरेलली लगेगी, है ना, एक हर एक के ऊपर। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज करता है कि क्या सारे पैरेलल फोर्सेस जो हैं सेम डायरेक्शन में यानी वर्टिकली डाउनवर्ड लगेंगे और वो रिप्लेस किए जा सकते हैं एक रिजल्टेंट फोर्स के द्वारा, यानी सारा पार्टिकल पे जो वजन लग रहा है वो किसी एक पॉइंट पे लगे हुए वजन से रिप्लेस हो सकता है। तो कह रहा है ऑब्वियसली जो सिंगल फोर्स है उसको हम ले सकते हैं और वो सारा का सारा सम अप कर सकते हैं। तो इंटायर वेट W के लिए जैसे कि यहाँ पे हर एक पार्टिकल के ऊपर का अपना खुद का वेट था और उसके ऊपर लग रहा था फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो यहाँ पे सबके सम के लिए क्या ले लिया, एक सेंटर पे ले लिया, है ना, द पॉइंट G, ये जो सेंटर ले लिया हम लोग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले लिया, और यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, इसके ऊपर एक W कैपिटल लग रहा है, यानी इन सब का सम अप, है ना, सारे पार्टिकल का सम अप कहाँ लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है। इसको डेफिनेशन से और अच्छे से समझते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो बॉडी का होता है ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे बॉडी का सारा इंटायर वेट जो होता है एक्ट कर सकता है। हाउएवर बॉडी इज प्लेस्ड एंड अबाउट दिस पॉइंट, अगर इस पॉइंट पे बॉडी को रख दे तो सारा वेट वहाँ पे एक्ट करता है। अलजेब्रिकली सारे सम ऑफ मोमेंट जो होते हैं वेट के पार्टिकल के वो सब के सब इस पॉइंट पे ज़ीरो होते हैं, और ये वही पॉइंट है जिस पॉइंट पे हम लोग बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं, और इसी को कहते हैं हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का। अब जो पोजीशन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी का ऑफ गिवन मास, यानी उसका खुद का अपना कोई वजन हो और उसका कोई खुद का शेप हो, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन इट। अब यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो हम लोग भी खोजते हैं भाई, बुक को आप क्या करते हो, ये पूरी किताब है, इस किताब को एक उंगली पे रख के बच्चे नचाते हैं, तो वो उंगली पे जो रख के नचाते हैं तो वो उंगली क्या होती है, वो उस पॉइंट पे बुक जब पड़ती है जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, बिल्कुल उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जब पड़ती है तो वो बुक ऑटोमेटिकली जो है गिरती नहीं है किसी तरफ से, और उसी एक्सिस पे आप जैसे जैसे उसको रोटेट करवाते हो रोटेट होती जाती है। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों का यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर कोई यूनिफॉर्म वायर है, ये तार है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा यही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, है ना। यानी कि अगर इसको हम इस पेंसिल को अगर हम बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पे इसको अगर हम बैलेंस कर लेते जो कि हम कर नहीं पा रहे हैं, तो अगर ये बैलेंस हो जाती जिस पॉइंट पे, तो वो देखो ये पॉइंट क्या हो गया, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, ये पॉइंट जहाँ पे ये पूरी की पूरी बैलेंस हो गई, है ना, ये रहा बैलेंस्ड। तो उसी तरीके से कह रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ होमोजीनियस चीज़ों का यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि अगर सर्कुलर रिंग है तो उसका बिल्कुल सेंटर में आएगा, सर्कुलर डिस्क का भी आएगा, ट्रायंगुलर लेमिना का कैसे आएगा, मीडियन, जहाँ पे मीडियन तीनों इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। रेक्टेंगल का जहाँ दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, पैरेललोग्राम में जहाँ दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, और स्क्वायर में भी जहाँ दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द बैलेंस पॉइंट, तो वही क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस पॉइंट दोनों एक ही चीज़ है। यानी कि कोई भी चीज़ ले लो, अगर जैसे कि चाकू की नोक पे अगर किसी चीज़ को हम टिका देते हैं, है ना, या इसकी नोक पे ही हम किसी चीज़ को अगर हम टिका दे रहे हैं, तो वो जो पॉइंट है जिस पे ये पूरा का पूरा बॉडी का वेट है, यानी कि उस पॉइंट पे क्या हो रहा है पूरा देखो ऐसा है कि जैसे कोई भी चीज़ हम लोग लेते हैं, पर्टिकुलरली ये मोबाइल ले लिया, तो अगर यहाँ पे हमने इसको ऑब्जेक्ट को लिया हुआ है और एकदम बिल्कुल यहाँ पे हमने इसको पीछे से सपोर्ट लगाया और ये मोबाइल बिल्कुल नहीं गिर रहा है, इसका मतलब इधर से भी जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो ज़ीरो, इधर से भी ज़ीरो, इधर से भी ज़ीरो, इधर से भी ज़ीरो, किधर से भी नहीं जा पा रहा है ना, बिल्कुल स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ गया। तो वो जो पॉइंट होगी वही पॉइंट तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, है ना, और वही पॉइंट तुम्हारा बैलेंस पॉइंट भी है। अब कोई इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट का कैसे निकालेंगे, तो इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे,
तो इरेगुलर ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे कि ये हमारा इरेजर है, ये तो अगर कोई इरेगुलर ऑब्जेक्ट रहेगा ना ऐसा, तो एक छेद किया, दो छेद किया, तीन छेद किया। अब इस छेद को ना क्या करेंगे, ये होल इतना बड़ा रहेगा कि एक पिन इसमें चला जाए और इसको जो है पिन लगा के ऐसे, पिन ऐसे लगा के इसको ऐसे सस्पेंड कर देंगे। अब देखेंगे कि कैसे वो सस्पेंड हो गया। उसके बाद एक सीधा सा हम लेते हैं वो धागा वगैरह लेंगे या फिर देख लेंगे कि बिल्कुल सीधे में कैसे आ रहा है, तो वो निशान लगा देंगे कि सीधा कैसे आ रहा है। तो निशान लगाएंगे पहला डी, फिर उसके बाद ये दूसरा वाला जो होल किया है ये होल यहाँ आ जाएगा। अब इस होल से इसको करेंगे तो इस होल से देखेंगे कैसे आ रहा है, तो फिर ये बी कहाँ चला जाएगा, ए के पास, है ना। फिर उस तरह से देखेंगे तो बॉडी कैसी आ रही है, तो बी अगर है, बी के नीचे ऐसे लाइन खींच लेंगे। जैसे अगर यही ले लें तो एक बार छेद ऐसे किया तो मान लो ये ऐसे आ रहा, तो ऐसे लाइन खींच लेंगे सीधा। फिर उसके बाद अगर हमने ऐसे किया, ऐसे आ रहा, तो यहाँ लाइन खींच लेंगे। फिर एक तीसरा होल करेंगे, फिर उससे हम लाइन खींच लेंगे, है ना, सीधा, जैसे वो एकदम बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में लटक के आ जाएगा ऐसे। तो तीन लाइन खींचेंगे, तीन होल कर लेंगे, तीनों जहाँ पे मीट करेंगे वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। किसका, एक इर्रेगुलर लैमिना का। फिर इसके बाद बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। जब कोई पार्टिकल मूव करता है कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में, इसका मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। ऐसे मोशन में जो पार्टिकल है वो ट्रेवल करता है एकदम इक्वल डिस्टेंस सर्कुलर पाथ में पे, और वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना। इसीलिए स्पीड ऑफ पार्टिकल ऐसे में यूनिफॉर्म होती है। लेकिन जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन देखो, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन सीधी जानी चाहिए थी लेकिन टर्न हो जाता है, सीधी जानी होती है लेकिन टर्न हो जाता है। तो ऐसा है कि हर एक पॉइंट पे जो है कंटिन्यूअसली उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। इसीलिए माना जाता है कि वेलोसिटी पार्टिकल का यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि वेरिएबल है। इसीलिए ऐसे मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। अब यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ डायरेक्शन लिया हुआ है, तो हर एक मोमेंट पे क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। इसीलिए कैसा है ये बिल्कुल एक्सेलरेटेड मोशन है। अब यही है फर्क इसके अंदर, जो वेलोसिटी है पार्टिकल का सर्कुलर मोशन में वो वेरिएबल रहता है, या फिर सर्कुलेशन और सर्कुलर मोशन जो है एक्सेलरेटेड है, इवन दो स्पीड पार्टिकल का यूनिफॉर्म है, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्शन क्या हो रहा था, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा था। इसीलिए इसका पूरा एग्जांपल जो दिया है उसका समअप किया है यहाँ पे कि 10 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है बिल्कुल अलग होता है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन से। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में डायरेक्शन चेंज नहीं होती और ना ही स्पीड चेंज होता है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा जो है बार बार डायरेक्शन चेंज होती रहती है ना। तो इसीलिए ये कैसा है, ऑल्दो स्पीड यूनिफॉर्म रहती है लेकिन फिर भी बार बार वो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझाया है। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, सेंटर सीकिंग फोर्स होता है, ठीक, यानी मतलब सेंटर की तरफ हमेशा लगता है ये फोर्स। अब यहाँ पे दिया हुआ है सर्कुलर पाथ में हर एक पॉइंट पे जो पार्टिकल था वो सीधे जाने के बजाय, कंटिन्यूसली स्ट्रेट जाने के बजाय सेंटर की तरफ आ जा रहा है ना, बार बार सेंटर की तरफ आ जा रहा था। ये पार्टिकल को कैसा जाना है, सीधा जाना है, लेकिन पार्टिकल टर्न कर गया किसकी तरफ, सेंटर की तरफ, फिर सीधा जाना है, फिर ये टर्न कर गया पार्टिकल किसकी तरफ, सेंटर की तरफ। तो दिस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये जो चेंज है ना, इसको बदलवा कौन रहा है, कौन मोड़ रहा है, इसको मोड़ रहा है कोई सेंटर में लगा हुआ फोर्स। तो यही सेंटर सीकिंग फोर्स क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। तो ये जो मोशन था सर्कुलर पाथ का, ये पॉसिबल सिर्फ तभी हुआ जब एक्शन ऑफ फोर्स जो है उसके ऊपर लग रहा है, और यही फोर्स क्या है हमारा, सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स में और भी एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि एक प्लैनेट है वो चारों तरफ घूमता है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो वो किसके द्वारा है, सन क्या प्रोवाइड करता है उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी वही फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करती है, जो बार बार उसके डायरेक्शन को चेंज करती रहती है ना, सीधे नहीं जाने देती लीनियरली। सिमिलरली जो चांद है वो भी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, क्योंकि चांद को भी प्रोवाइड कराता है अर्थ क्या, ग्रेविटेशनल पुल देता है, यानी कि सेंटर की तरफ
ये खींचा चला आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है किसके ऊपर, मून के ऊपर, तभी मून का डायरेक्शन बार बार चेंज होता है और वो ऑर्बिट से बाहर नहीं जाता, वो घूमता रहता है। अब यहाँ पे देखो, जब एक पत्थर होता है उसको टाई किए रहते हो आप, धागे से सर्कुलर वे में घुमाते हो, तो उसका जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आता है, खिंचाव आता है, वही खिंचाव क्या करता है, उसको कभी भी बार बार बाहर नहीं जाने देता, हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है ना। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना रहे तो वो कभी भी घूमेगा नहीं गोल गोल। जैसे कि कोई बंदा है और इस बंदे ने क्या कर लिया, इस बंदे ने एक पत्थर बांध लिया, अब ये पत्थर क्या कर रहा है, बिल्कुल गोल गोल घूम रहा है, जाना चाहिए सीधे लेकिन बार बार ये टर्न कर जा रहा है, तो सेंटर की तरफ टर्न कर रहा है, इसका मतलब सेंटर की तरफ कुछ फोर्स है, तो यही फोर्स क्या कहलाता है, तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। अब यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को और अच्छे से समझो। अगर ये धागा टूट जाए, है ना, इसको कंपेयर कर लें हम किसके साथ, हम अपने प्लेनेट के मोशन के साथ इसको कंपेयर करते हैं। ठीक, ये है हमारा अर्थ और ये है हमारा सन, सन है और अर्थ है। उसी तरीके से अब ये अर्थ भी बार बार घूम रहा है और ये सन क्या प्रोवाइड, सन और अर्थ के बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सन की तरफ से जो अर्थ पे लग रहा है, उसी की वजह से अर्थ बार बार डायरेक्शन अपना चेंज कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल। अब इस केस में भी देखो, इस केस में भी देखो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तभी ये बार बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अगर किसी भी वजह से ये धागा टूट जाए, क्या हो जाए, अगर ये धागा किसी वजह से टूट जाए तो ये पत्थर सेंटर की तरफ ना जाके बाहर की तरफ गिरता है। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्यों? इसका मतलब पहले फोर्स लग रही थी जो अंदर की तरफ खींच रही थी, अब ये फोर्स खत्म हो गई, तो कोई फोर्स है जो अंदर से इसको बाहर की तरफ ढकेली, तभी तो ये बाहर जाके गिरा। तो यही इमेजिनरी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, जो कि रियल नहीं है। सेंट्रीपिटल तो बिल्कुल रियल फोर्स है, ये रियल फोर्स नहीं है, ये इमेजिनरी फोर्स है, और यही कहलाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसी फोर्स है, इमेजिनरी। उसी तरीके से यहाँ पे भी देखो, एक जब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो ये आके इसमें सट नहीं रही है, फॉल नहीं कर रही है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बार बार इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो कभी ये इसको आके मिलेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा होगा अंदर से बाहर की तरफ, ताकि इसका मोशन बिल्कुल इसके लाइन पे, ऑर्बिट पे बिल्कुल यूनिफॉर्म रहे। तो ये जो फोर्स है इमेजिनरी हम मानते हैं, यही फोर्स क्या है, हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और वैसे भी अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी कारणवश खत्म हो जाए तो अर्थ कभी सन की तरफ फॉल नहीं करेगा, बल्कि दूर जाके फेंका जाएगा, है ना। तो ऐसे में बिल्कुल अवे जा रहा है, करीब जाने के बजाय अवे जा रहा है। तो अवे किसकी वजह से जा रहा है, जरूर कोई अंदर से फोर्स बाहर की तरफ लग रही है। तो ये इसके जस्टिफाई सिर्फ करने के लिए हमने क्या किया, एक इमेजिनरी फोर्स यहाँ पे लगा दिया। यही इमेजिनरी फोर्स हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब इसी को यहाँ पे तुमको समझाया हुआ है मैरी गो ग्राउंड के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे मैरी गो ग्राउंड में देखो, अब ये यहाँ पे जो है कि ये एक बंदा है जिसने कि यहाँ पे एक बॉल लिया हुआ है। अब ये बॉल बार बार चारों तरफ इसके घूम रही है, तो जब तक इसके चारों तरफ घूम रही है, सेंटर में ही ये देख रहा है, तो यानी कि ये इसके सामने है। और अगर ये भी बार बार पोजीशन चेंज कर रहा है, बॉल भी बार बार पोजीशन चेंज करेगी अगर सेम तरीके से, तो आपको क्या लगेगा, इसको ये लगेगा कि यार इसके ऊपर, इसको तो वो सेंटर ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, लेकिन ये कहीं जा नहीं रही है, क्योंकि ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है। तो इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा कि बिल्कुल ये एक जगह पे है, यानी कि कोई फोर्स इसके ऊपर लग रही होगी जो कि इसको मूव करने नहीं दे रही है। तो उसी फोर्स को ये जस्टिफिकेशन के लिए बोल देगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जबकि कोई ऑब्जर्वर अगर बाहर रहेगा और ये अगर किसी तरीके से ये स्ट्रिंग टूट जाएगा, तो ये बिल्कुल बाहर की तरफ फॉल कर जाएगा। इसका मतलब अंदर से किसी ने इसको बाहर की तरफ पुश किया है ना, तो वो फोर्स क्या कहलाएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि ये फिर क्या हो जाएगा, ये बीच में से टूट जाएगा, तो ये बिल्कुल अपने ये सेंट्रीपिटल फोर्स जब एब्सेंट रहेगी तो बिल्कुल ये फिर वो लीनियर मोशन अपना पकड़ लेगा। तो यहाँ पे सबका सम यहाँ पे दिया हुआ है,
कि ऊपर के सारे डिस्कशन से हमको पता चलता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है एक रियल फोर्स नहीं है, ये सिर्फ वो फोर्स है जो इन्वॉल्व है फोर्स ऑफ टेंशन जो कि स्ट्रिंग के अंदर था, वो इकलौती फोर्स थी जो कि सेंटर की तरफ उस बॉल को खींच रही थी। सच अ फोर्स विच रियली डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन कंसिडर किया जाता है सिर्फ समझाने के लिए सर्टेन मोशन को, उसको कहते हैं फिक्शियस या वर्चुअल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वही फिक्शियस या फिर आपका वर्चुअल फोर्स है जो सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया जाता है, ठीक है। और इसका जो हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, बिल्कुल इक्वल लेते हैं, चाहे वो अर्थ के केस में लिया हो या फिर आपका वो स्टोन वाले केस में लिया हो, दोनों केस में तो मैग्नीट्यूड इक्वल मान के चलते हैं, है ना। और इक्वल मान के चले तो देखो यही होता है कि कोई फोर्स अंदर से अंदर की तरफ खींच रही है तो पक्का है कि कोई फोर्स बाहर की तरफ भी खींच रही होगी, और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे, इसीलिए ना ज़्यादा बाहर जा पा रहा है और ना ही अंदर फॉल कर पा रहा है। तो ये जो इमेजिनरी फोर्स लगा रहे हैं यही है तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आई होप कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको चाहिए कि शॉर्ट नोट्स वगैरह दूं या फिर इसमें कुछ फॉर्मूलेज वगैरह आपको बता दूं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वैसे आप बुक पढ़ो, पूरी बुक पढ़ोगे तो पक्का बहुत सारे नॉलेजेस मिलेंगे आपको, तो इसीलिए आप बुक से पढ़िए। सारे जो भी टीचर्स वगैरह नोट्स वगैरह बनाते हैं वो सब बुक से बनाते हैं, और बुक से बेस्ट कुछ नोट्स नहीं हो सकते अगर आपके पास टाइम है अभी पढ़ने के लिए। तो नेक्स्ट वाले में वीडियो में हम शुरू करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर। Thanks for watching. Do subscribe and share my channel.